नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 का टॉपर। दोस्तों, हम मौर्य काल पढ़ रहे थे, तो मौर्य काल का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है और पार्ट सेकंड अब पढ़ेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं वादा करता हूँ कि मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आएगा तो इसी नोट से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। आप आपके भाई पर विश्वास कर सकते हो। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। देखिए दोस्तों, हमने मौर्य काल में 3 शासकों के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। और अशोक से संबंधित कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं वो बाकी रहे थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य थे जो मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण थे, उनको भी अब हम पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप, दोस्तों प्रिंस नहीं है, जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, कब पढ़ा? सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के धर्म के बारे में, अशोक ने जो धर्म के बारे में बात की थी उसके बारे में पंडित नेहरू ने क्या लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी। उसकी तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी, हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें जो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? अशोक ने किया था। और कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में किया था। याद रखना है दोस्तों। अशोक के प्रमुख 14 शिलालेख, जिसमें मुख्य इस प्रकार है, 14 शिलालेख अशोक ने स्थापित किए थे महत्वपूर्ण, वो कौन कौन से हैं और उस शिलालेख में क्या क्या है, कौन सा शिलालेख महत्वपूर्ण है और उसमें किस बारे में बात की गई है। पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की क्या की गई है? निंदा की गई है। पशु बलि की क्या की गई है? निंदा। और सभी प्रजा मेरी संतान है। और सभी प्रजा को क्या माना है? अशोक ने अपनी संतान माना है। पहला शिलालेख याद रखना है। कौन से शिलालेख में बोला गया कि सभी प्रजा मेरी संतान है? अशोक ने पहला शिलालेख। और पशु बलि की निंदा की गई। जो तीसरा शिलालेख है, जो महत्वपूर्ण शिलालेख है 14 में से, वही हम पढ़ रहे हैं। तीसरा जो शिलालेख है उसमें राजकीय अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर दौरे पर जाने को कहा कि धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि आप हर 5 वर्ष में दौरे पर जाओगे। ये किस में कहा गया? कौन से शिलालेख में कहा गया? तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख में क्या है? चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया गया। मोस्ट है दोस्तों, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाया गया। पहले अशोक बहुत उग्र था, बहुत खतरनाक था, उसमें दया भाव नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसका लाखों की संख्या में लोगों के मरते हुए देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया और आजीवन युद्ध न लड़ने का संकल्प लिया। तो ये किसमें, कौन से शिलालेख में? चौथे में। आगे बढ़ते हैं। 5वां जो शिलालेख है इसमें धर्माचार्यों की क्या की थी? नियुक्ति की थी। जो धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने 5वें शिलालेख में धर्माचार्यों की क्या की? नियुक्ति की। उससे संबंधित जानकारी मिलती है। 7वां और 8वां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख करता है। अशोक ने जहां जहां पर तीर्थ यात्रा की उससे संबंधित जानकारी 7वां और 8वां शिलालेख में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म क्या है, धम्म कितना महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित जानकारी 11वां शिलालेख में अशोक ने करवाई है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों है 13वां शिलालेख, जो अंतिम वाला 13वां शिलालेख है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बताया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वें में। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कौन से शिलालेख में है? 13वें में। और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, ये कौन से शिलालेख में है? 13वें में। इस जो 13वां शिलालेख है इससे संबंधित ही प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर आने की संभावना बनती है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों, आपके लिए पढ़ने में सुविधा हो इसलिए मेरे जो खुद के नोट्स थे उस नोट्स को मैंने प्रिंट किया है, मैंने टाइपिंग करके फिर पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बहुत जल्द सुधार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कौन कौन से हैं? अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7। यानी अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7। याद रखना है, महत्वपूर्ण है, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? 7। और शिलालेख कितने हैं? 14। याद रखना है। और शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने और किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखना है दोस्तों ये भी। तो अशोक के स्तंभ लेख, जो छोटे स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। रामपुरवा का स्तंभ लेख, जो अभिलेख है, रामपुरवा का अभिलेख है, वो कहां पर प्राप्त हुआ? ये चंपारण बिहार में स्थापित है। एग्जाम पूछा गया था पिछली बार।
आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी का अभिलेख, जो अशोक के द्वारा जो अभिलेख स्थापित किया गया, कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य काल में जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो प्रांत था, मौर्य प्रांत था, उसको 5 भागों में बांटा गया था। यानी किसी देश में, हमारे जैसे देश में 28 राज्य है, उसी प्रकार से जो मौर्य काल था, यानी मौर्य काल का जो समय था, तो उस समय देश की स्थिति को, यानी जो मौर्य प्रशासन जहाँ जहाँ था, तो वहाँ पर 5 भागों में बांटा गया था, क्योंकि इतना बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुए, तो इसको विभाजित किया गया था। तो उत्तर में था उत्तरापंथ, उत्तरापथ था, तो उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। यानी एक कौन सा प्रांत था? उत्तरापथ। परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन सा मौर्य प्रांत नहीं था। एक था उत्तरापथ, एक था अवंती, एक था कलिंग, एक था दक्षिणापथ और एक था प्राची। अब इनकी राजधानियां आगे दी हुई है। उत्तरापथ की राजधानी कौन सी है? तक्षशिला। अवंती की राजधानी कौन सी है? उज्जैनी। कलिंग की कौन सी है? तोसली। दक्षिणापथ की कौन सी है? सुवर्णगिरी। और प्राची की कौन सी है? पाटलिपुत्र। तो ये 500 के 500 याद होनी चाहिए। उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची, और इसकी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में चरित्र को जांचने के लिए उपदा परीक्षण किया जाता था। मोस्ट है, अगर किसी व्यक्ति को राजा के साथ में काम करना है या मंत्री पद वगैरह कुछ चाहिए, तो उसके लिए अगर वो योग्य है या नहीं है, तो उसके लिए जो चरित्र जांचने के लिए एक उपदा परीक्षण, एक टेस्ट किया जाता था, उपदा। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। मौर्य काल में मंत्री परिषदों की संख्या कितनी थी? 18, जिसे क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट है। तीर्थ क्या है? ये मौर्य काल में मंत्री परिषद की जो संख्या 18 थी, जिसे तीर्थ कहते थे। एक एक लाइन ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। मैग्नेस के अनुसार मौर्य नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। कितने समितियों में विभाजित था? 6 समितियों में। ये रेट 2022 में भी पूछा गया था कि मैग्नेस के अनुसार मौर्य नगर का प्रशासन कितनी समितियों में विभाजित था? 6 समितियों में था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे बढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्र नेतृत्व करने वाले को नायक कहते हैं। यानी युद्ध में जो नेतृत्व करता था मौर्य काल में, उसे क्या कहते हैं? नायक। अर्थशास्त्र में गुप्त सर को गुड़ पुरुष कहा गया। यानी अर्थशास्त्र जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। और उस पुस्तक में जो गुप्त सर थे उसे क्या कहते थे? गुड़ पुरुष। गुड़ पुरुष कहा गया। गुप्त विभाग की 2 संस्था थी। कौन सी थी? 2 संस्था। मौर्य काल में जो गुप्त सर, कितनी संस्था थी? 2। एक तो थी संस्था और एक थी संसार। संस्था क्या थी? वो एक ही जगह पर रहकर गुप्त सूचना एकत्रित करती थी। संस्था क्या है? वो एक जगह रहकर गुप्त सूचना एकत्रित करती थी। और संसार क्या है? ये भ्रमण के माध्यम से गुप्त सूचना एकत्रित करती थी। यानी संसार का साधन कैसे होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। उसी प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हो। संसार का मतलब होता है गुप्त। मौर्य काल में 2 गुप्त संस्थाएं थी, एक संस्था थी, दूसरा था संसार। और जो संस्था थी वो एक जगह रहकर गुप्त सूचना एकत्रित करती थी, और जो संसार है वो भ्रमण के माध्यम से गुप्त सूचना एकत्रित करती थी। आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी उसे क्या कहते थे? सीता भूमि। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन जो मैं आपको परीक्षा के हिसाब से ही आपके लाया हूँ, मेरे खुद के नोट्स हैं, उसको भी मैंने प्रिंट किया है। बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होंगे। मैग्नेस ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। मोस्ट है, मैग्नेस ने इंडिका नामक पुस्तक के माध्यम से भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 भागों में। वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहते थे? रूपा जीवा। क्या कहते थे? रूपा जीवा। संदेशवाहक, महत्वपूर्ण है दोस्तों। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी जो संदेशवाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने वेश बदलकर घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस अधिकारी थे उन पर भी नजर रखते थे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं। नजराना क्या है? देखिए दोस्तों, जहाँ कर होते वो नियमित रूप से लिए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो खुद की इच्छा से इसे देते थे। देखिए, मौर्य काल में 2 प्रकार के कर थे। एक कर था जो नियमित रूप से कि हर साल या हर महीने देना पड़ता था, लेकिन नजराना ऐसा जो कर था जो अपनी खुद की इच्छा से देना पड़ता था। यानी अगर मन है तो दे सकते हो, मन नहीं है तो नहीं देना, कोई जरूरी नहीं था। ये नजराना जरूरी नहीं था कि मुद्रा के माध्यम से या विविध पदार्थों के माध्यम से भी दिया जा सकता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में आ सकता है। ये एक अनियमित कर था। नजराना नियमित कर नहीं था, बल्कि क्या था? अनियमित कर। ये एनसीईआरटी और कक्षा 6 से 12, आरबीएसई कक्षा 6 से 12 पुस्तकों से महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। याद रखना है। बेरी गाजा क्या है? बेरी गाजा क्या है? भरूच का यूनानी नाम था जो एक पतन बंदरगाह था। बेरी गाजा क्या है? एक भरूच का यूनानी नाम है जो एक बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं। अरिकामेडु क्या है? अरिकामेडु 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, यह भी एक बंदरगाह था।
जहाज से सामान उतारे जाते थे। ईंटों का ढांचा मिला जो शायद गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्पेरो जैसे पत्र मिले जिसमें शराब या तेल रखे जाते थे। एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरिकामेडू क्या है? ये एक पतन था जहाँ जहाज़ों के सामान से आना जाना होता था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। याद रखना है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष लिखा था। और बुद्ध चरित्र में बुद्ध से संबंधित जीवनी के बारे में बताया गया है। और अश्वघोष था वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मौर्य काल में व्यापारी वर्ग अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहा गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। श्रेणी क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है। श्रेणी क्या है? तो श्रेणी एक व्यापारिक वर्गों का संघ था। याद रखना है, शिल्पकारों की श्रेणियां का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना आदि। भारतीय इतिहास में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण पहली बार मौर्य काल में ही हुआ। बहुत ज्यादा मोस्ट है। सब पूरे भारत के इतिहास में सर्वप्रथम जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म मृत्यु जनगणना कब हुई थी, कहां पर हुई थी? तो ये मौर्य काल में भी शुरू हो गई थी दोस्तों। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। श्रेणियों में बैंकों के रूप में कार्य करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। जो व्यापारी लोग थे वो श्रेणियों के माध्यम से बैंक के रूप में भी कार्य करते थे और लोगों के पैसे वगैरह रखते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण विभाग है, उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, प्रमुख प्रशासनिक विभाग है। सेनापति क्या था? सेनापति सेना विभाग का प्रधान था। समाहर्ता कौन होता है? समाहर्ता परीक्षा में पूछा गया था पिछली भर्ती में। समाहर्ता राजकीय आय का संग्रह करता था। सन्निधाता क्या है? ये राजकीय कोष यानी कोष जो सिक्के वगैरह थे उनका जो अध्यक्ष था सन्निधाता। समाहर्ता राजकीय आय का संग्रह करता। व्यवहारिक कौन था? ये प्रमुख न्यायाधीश था। और अंतपाल क्या था? ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। तो ये चारों के चारों 4-5 जो प्रमुख प्रशासनिक विभाग है इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सेनापति कौन था? सेना विभाग का प्रधान। समाहर्ता कौन था? राजकीय आय का संग्रह करता। सन्निधाता क्या था? राजकीय कोष का अध्यक्ष। व्यवहारिक कौन था? प्रमुख न्यायाधीश। और अंतपाल कौन था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। याद रखना है। और मौर्य सेनापति जो वृहदत्त का सेनापति था, मौर्य सेनापति, उसने वृहदत्त को हराकर पुष्यमित्र शुंग, मौर्य सेनापति था पुष्यमित्र सिंह। वृहदत्त का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की। यानी मौर्य वंश को समाप्त किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और शुंग वंश की स्थापना भी किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये हो गया दोस्तों मौर्य काल समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।